तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग। और आज शुरू करेंगे डेटा लिंक कंट्रोल। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार गलत सब्जेक्ट चुन लिया गया, ऑटोमेटा ही पढ़ाना चाहिए था। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार। तो ये लखनऊ में शुरू हो गई है हल्की हल्की सर्दी। 18-16 डिग्री टेम्परेचर है रात का। इसी बात पे देखते हैं डेटा लिंक कंट्रोल। अच्छा, डेटा लिंक कंट्रोल के अंडर क्या क्या आता है। फ्रेमिंग आता है सबसे पहले फ्रेमिंग। फ्लो एरर कंट्रोल भी आता है और अपना इसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे और स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो अभी फ्रेमिंग की बात करते हैं। फ्रेमिंग मतलब क्या। अभी अपना कॉलेज में प्रोफेसर बोलेंगे कि भाई फ्रेमिंग क्या होती है। जैसे एक लेटर होता है, लेटर को एनवलप में रख के भेज देते हैं, तो ये एनवलप एक फ्रेम हो गया जिसके अंदर लेटर रख के भेजा। तो वैसे ही डेटा लिंक लेयर फ्रेम बनाती है, फ्रेम में डेटा रख के भेज देती है, ऐसे बताते हैं। खैर ये सब फर्जी बात सुनने की जरूरत नहीं है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग का मतलब एक मैसेज को दूसरे मैसेज से सेपरेट करना होता है। ऑल्दो हम पूरा एक मैसेज एक बहुत बड़े फ्रेम में रख के भेज सकते हैं, पर नहीं भेजते। इसके कई कारण होते हैं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर को फ्लो एरर कंट्रोल भी करना पड़ता है। और उसमें समस्या ये आती है कि अगर एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, हमें पता चला कि यार इस बड़े से मैसेज में 1 बिट की एरर है, तो भाई फिर से ये अपना पूरा मैसेज फिर से भेजना पड़ेगा। तो ये काफी समस्या की बात है, इसलिए छोटे छोटे फ्रेम्स बनाते हैं। तो एक्चुअली 2 तरीके की फ्रेमिंग होती है। एक होती है फिक्स साइज फ्रेमिंग और दूसरी तो समझ ही गए होगे कि भाई वेरिएबल साइज होगी। फिर तो फिक्स साइज फ्रेमिंग में जैसे हमने ऐसे अपना ये डिसाइड कर लिया कि भाई देखो अपना 10 बाइट का फ्रेम बनेगा। तो अभी जब रीड करेंगे ना, जो मतलब रीडिंग वाले एंड पे, तो 10 बाइट के ऊपर एक ब्रेक देंगे। उसके बाद ये एक फ्रेम प्रोसेस करके फिर अगले 10 बाइट रीड करेंगे, फिर इसको प्रोसेस करके। तो फिक्स फ्रेमिंग में कुछ ऐसा होता है। तो हमें पता रहता है कि फिक्स साइज के फ्रेम है, तो अपना ये अपना वही हाँ बस यही होता है। वेरिएबल साइज में अभी हमें पता नहीं होगा ना कितना बड़ा फ्रेम है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग पॉजेस लगाते हैं, है ना। जैसे एक फ्रेम आया, फिर एक पॉज वाला फ्रेम आ गया, फिर एक फ्रेम आएगा, फिर एक पॉज वाला कुछ सीक्वेंस आएगा, कुछ ऐसे होगा, जो भी है देखेंगे। अच्छा, ये अपना वेरिएबल में 2 तरीके की फ्रेमिंग होती है। एक होती है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग और एक होती है बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। हिचकी भी आ रही, खराश भी हो रही, जुकाम भी हो रहा है भाई, सब बहुत समस्या है। दूसरा क्या होता है यार, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। एक एक करके देखते हैं भाई क्या है। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में आप जब क्लास में सो रहे हो ऐसे यूं करके या तो ऐसे करके, तो आपने एक शब्द सुना होगा, कहीं कान में पड़ा होगा सोते सोते, बाइट स्टफिंग। तो टीचर बोल रहा होगा बाइट स्टफिंग करते हैं, तो वही वाला आ रहा है अभी। पुराने जमाने में केवल अपना ये टेक्स्ट ट्रांसफर करते थे, तो इतनी कोई समस्या नहीं थी। कोई एक ऐसा कैरेक्टर ले लेते थे, जैसे कि कैरेट साइन ले लिया, मान लो कि भाई ये है हमारा डेलीमीटर, इससे और इसके बीच में जो कुछ भी है वो एक फ्रेम है। लेकिन अब नए जमाने में क्या हो रहा है कि टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो और अपना ये वीडियो, ग्राफिक, बहुत सी चीजें ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जितने कैरेक्टर सब यूज हो जाते हैं। तो डेलीमीटर देने के लिए कुछ बचा नहीं अपने पास, ठीक है। ये जो डेलीमीटर देने के लिए जैसे कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करें भाई। तो इस काम के लिए हम लोग बाइट स्टफिंग करते हैं, जिस चीज को हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग। इसमें एक बाइट का एक कैरेक्टर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। कभी जीवन में वायरशार्क खोला हो आपने, तो ऐसे टेक्स्ट लिखा दिखेगा, बीच में कहीं पे ये ऐसे स्क्वायर में एस्केप लिखा दिखाएगा, तो उसको एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि हर जो लेयर होती है अपनी OSI में, सब अपना एक हेडर अटैच करते जाते हैं अगले लेयर को भेजने से पहले, है ना। तो ये काम डेटा लिंक लेयर भी करता है। ये भी एक अपना फ्लैग और हेडर वाला हेडर अटैच करता है, ठीक है। साथ में एक ट्रेलर अटैच करता है, एक हेडर एक ट्रेलर, ठीक है। बीच का जितना होता है सब डेटा होता है, तो ये बनता है इसका एक फ्रेम। अब हर फ्रेम के बीच में एक एस्केप कैरेक्टर आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि कौन कौन सी फ्रेम्स हैं, कितनी कितनी फ्रेम्स है, कब कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। मान लीजिए कि ये जो अपना फ्रेम है, इसमें खुद एक एस्केप कैरेक्टर है एज अ डेटा, तो क्या करेंगे। तो
क्या करते हैं कि इस एस्केप कैरेक्टर के पहले इंसर्ट करते हैं एक और एस्केप कैरेक्टर। जैसे कभी कंपाइलरों में \n ये होता है ना, ये तो \, एक एस्केप कैरेक्टर होता है। तो बस वही चीज है। अभी अगर हमारे डेटा में ही \, है तो क्या करते हैं, डबल \, लिख के भेजते हैं, है ना। तो इन द सेम वे ये जो बाइट होती है ये स्टफ कर दे बीचों बीच में। लेकिन अभी दिक्कत इसमें और क्या आई, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही कि भाई आजकल हम लोग 16 बिट वाले या तो फिर 32 बिट वाले यूनिकोड कैरेक्टर्स भेज रहे हैं ओवर द इंटरनेट। तो ये जो अपनी 8 बिट की एस्केप कैरेक्टर, ये जो अपना 8 बिट का एस्केप कैरेक्टर है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है। इसीलिए इजाद हुई बिट स्टफिंग। इसमें भी वही चीज होती है जैसे कि कोई एक अपना एस्केप सीक्वेंस है, ये अपना वैज इट इज रहता है, लेकिन अगर ये चीज डेटा में विजिबल होती है तो हम उसके पहले एक 1 लगा देते हैं, सिर्फ एक बिट लगाएंगे, पूरी बाइट नहीं लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड बिट स्टफिंग। इससे क्या होता है कि ये जो अपना दूसरे कंप्यूटर का डेटा लिंक लेयर है, दैट डजंट रीड इट एज एन एस्केप कैरेक्टर, बट व्हेन इट सीज द बिट सीक्वेंसेस ऑफ, तो वो 1 रिमूव करके एस्केप को एज अ डेटा कैरेक्टर इंटरप्रेट करता है। वो वहां पे फ्रेम को नहीं ब्रेक करेगा। इतनी सी बात है। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिससे हम फ्रेम बना सकते हैं डेटा के। अभी समझे, ऐसा एनवेलप में डाल के नहीं डेटा भेजते हैं, फ्रेम बनाते। फ्रेम कैसे बनाते हैं वो देखा अभी हमने। अच्छा, अभी फ्लो और एरर कंट्रोल आता है। फ्लो मतलब कि किस स्पीड से डेटा भेजना है अपने को रिसीवर को, और एरर कंट्रोल हम पूरा देख चुके हैं तो कोई फायदा नहीं है दोबारा से देखने का। अब आते हैं वहां पे जहां पे आते हैं सवाल, जिस चीज के ऊपर आता है क्वेश्चन। कौन सी चीज के ऊपर आता है भाई, प्रोटोकॉल के ऊपर, कि जो डेटा लिंक लेयर है वो कौन से प्रोटोकॉलों का इस्तेमाल करता है। तो फिर से यहाँ आलस दिखाते हुए हमने स्क्रीनशॉट कर दिया है पेस्ट। 2 प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे कि ये अपना ये क्या डेटा लिंक लेयर अपना फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल ये सब करता है प्रोटोकॉल्स की मदद से। प्रोटोकॉल्स आर जस्ट some set of rules that the data link layer has to follow to deliver data from one node to another। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपलेस्ट की क्या बात करें, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें कुछ नहीं होता है। एज इट इज जो डेटा आता है डेटा लिंक लेयर के पास, वो नीचे फिजिकल लेयर को फॉरवर्ड कर देता है अपना ये फ्रेम में लगा के, फ्रेम वाले ब्रेक्स लगा के फॉरवर्ड कर देता है अपना हेडर ट्रेलर फ्रेम लगा के। बस कुछ नहीं करना। और इसकी रिसीविंग में भी कुछ नहीं, फ्रेम आ गया, रिसीव कर लो, ऊपर भेज दो, बस। नेक्स्ट अपना आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ना इमेजिन कि हम यहाँ बहुत तेजी से 10 Mbps की स्पीड से भेज दे रहे हैं डेटा, लेकिन जो अपना रिसीवर का कंप्यूटर है वो डायल अप इस्तेमाल कर रहा है, 512 kbps पे रिसीव कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉप एंड वेट का। तो जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होता है, इसमें होता है एक हाफ ड्यूप्लेक्स लिंक। हाफ ड्यूप्लेक्स आपको पता होगा, नहीं पता तो ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा कोर्स प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करो, पहले वीडियो शुरू करो और फिर यहाँ तक पहुंचो। फिर जब यहाँ पे पहुंचोगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपना हाफ ड्यूप्लेक्स एक लिंक होता है इसके पास। तो एक करता क्या है, एक फ्रेम भेजता है, उसके बाद इंतजार करता है। क्या इंतजार करता है? दूसरे अपना ये रिसीवर का, कि वह रिसीवर कहेगा कि भाई मिल गया फ्रेम, मिल गया एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम भेजता है यहाँ पे। तो जब इसको एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम मिलता है फिर कहता है ओके, दूसरा फ्रेम भेज रहे हैं, दूसरा फ्रेम भेज दिया। फिर ये एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम भेजेगा, कहेगा भाई एक्नॉलेज, मिल गया। फिर ये तीसरा फ्रेम भेजेगा। तो ऐसे चलता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो आप इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्टॉप एंड वेट, दोनों निगेटिव चीजें। रुक जाओ और रुको, मतलब सोचिए, हिंदी में रूपांतरण करिए इसका। इफ यू नॉट अ हिंदी स्पीकर तो भाई तुम वीडियो क्यों देख रहे हो? मैं तो पूरा वीडियो हिंदी में बनाता हूँ, साले हरामखोर। खैर, स्टॉप मतलब रुको, ठहरो। वेट को भी लोग कहते हैं ना, अबे रुके रहो। तो रुको और रुके रहो। अरे भाई कैसे लोग हैं यार यहाँ। अब आते हैं भाई नॉइजी चैनल वाली प्रोटोकॉल्स पे। जैसे दिख ही रहा होगा कि ये तो नॉइजलेस की थी, मतलब चैनल में नॉइज नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं, है तो क्या यूज करेंगे। स्टॉप एंड वेट ARQ। तो अभी ARQ का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि अबे कैसी तुम बातें कर रहे हो, टीचर हो कि क्या हो। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मजाक नहीं कर रहा हूँ, किताब खोल के देख लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है ARQ का। खैर अपने को क्या करना, अपने को तो बस पानी निकालना। एग्जैक्टली स्टॉप एंड वेट वाला ही काम होता है। बस क्या होता है कि जैसे ही हम ये फ्रेम रिसीव करते हैं, रिसीव करते ही देखते हैं कि भाई इसमें कोई एरर है,
एरर वाला पूरा हिस्सा हम देख चुके हैं क्या कैसे देखते हैं। तो एरर होता है तो उसको करते हैं डिस्कार्ड, ठीक है। रिसीवर से बोलते हैं, सॉरी मतलब अपना ये सेंडर से बोलते हैं कि भाई ये फिर से भेजो इसको, फिर से भेजो, तो फिर से देखते हैं एरर है कि नहीं। होता है तो डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट करके एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि वही वाला मिल गया, अगला भेजो अगला भेजो। अच्छा, इसमें होती है बहुत सारी समस्याएं। पहली समस्या कि फ्रेम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दूसरी समस्या, जो फ्रेम अगर पहुंचा है तो क्या ये सही है या गलत है। तीसरी समस्या, फ्रेम अगर पहुंचा है सही है, लेकिन अगर सही फ्रेम भी पहुंचा है तो क्या ये सही ऑर्डर में आया है, कहीं मुझे तीसरा फ्रेम पहले तो नहीं मिल गया। ये भी समस्या है। बहुत समस्या है, समस्या ही समस्या होती है। समस्या को सुलझाते 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 आप इंजीनियर बन जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। जो समस्या को सुलझाना सीख गया वो इंजीनियर बन गया। बड़ी गहरी बात बोल दी यार, ये इसका तुम्हें शॉर्ट बनाना पड़ेगा, बनाते हैं चलो। खैर, तो ये समस्या आती है बहुत सारी। तो हम क्या करते हैं कि भाई फ्रेम को नंबर देते हैं कि भाई तुम फ्रेम नंबर 1, तुम फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3। अब मुंडी पीछे क्या कर रहे हो साले बाहर। तो फ्रेम 1 2 3 अभी ये लौंडे जाएंगे। ये लौंडे जैसे ही जाएंगे, अगर मान लो इसकी पहली वाली की बात करते हैं, मान लो नहीं पहुंचा, तो ये अपना सेंडर, ये अपना रिसीवर, इसने भेजा फ्रेम नंबर 1, ये पहुंचा ही नहीं, गायब हो गया रास्ते में, बरमूडा ट्रायंगल में फंस गया। तो सेंडर अब इंतजार कर रहा है कि रिसीवर भेजेगा मुझे एक्नॉलेजमेंट। जब रिसीवर नहीं भेजता एक्नॉलेजमेंट तो ये समझ जाता है कि ये लौंडा टहलने निकल गया, मैं फिर से भेजूंगा इसको। तो ये फिर से फ्रेम नंबर 1 भेजता है, फिर ये पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी समस्या, पहुंचा है तो सही है कि गलत है। दूसरी समस्या, ठीक है, सही होता है तो कोई बात नहीं, ये अपना एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अगर गलत होता है तो रिसीवर कुछ नहीं कहता है कि जाओ मैं कुछ करूंगा ही। तो इवेंचुअली ये फिर से तीसरी बार फ्रेम नंबर 1 सही वाला भेजता है, ठीक है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, स्टॉप एंड वेट में ये तीसरी समस्या नहीं आती, आउट ऑफ ऑर्डर वाली, क्योंकि एक फ्रेम भेजेंगे, जैसे एक फ्रेम भेज दिया उसका एक्नॉलेजमेंट आया तभी दूसरा भेजेंगे ना, मतलब दूसरा तो भेजेंगे नहीं। तो ये वाली समस्या इसमें नहीं आती, स्टॉप एंड वेट ARQ में नहीं आती। इसमें एक चौथी समस्या आती। अब वो क्या होती है, मान लो मैंने फ्रेम भेजा, ठीक है, बिल्कुल सही फ्रेम था, बिल्कुल सही तरीके से पहुंच गया। अभी रिसीवर ने भेजा एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट खो गया भाई बरमूडा ट्रायंगल में सट। अब क्या करें। सेंडर को तो लगेगा कि भाई 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 मेरा फ्रेम पहुंचा ही नहीं, इसीलिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो फिर से 1 भेजेगा। अभी रिसीवर देखेगा कि अबे 1 तो आ चुका है, अभी मुझे 2 की जरूरत है, तो मैं फिर से एक्नॉलेजमेंट नहीं, तो फिर से नहीं भेजता। फिर से फ्रेम 1 आता है, फिर से नहीं भेजता, तो भाई अटक जाता है। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि भाई रिसीवर जो है, जैसे मान लो इट वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 1, उसको फ्रेम नंबर 1 मिल गया। अभी इट इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 2 और उसको नहीं मिला है, उसको 1 मिल रहा है। मैं फिर भी एक्नॉलेजमेंट भेज देता हूँ, बिकॉज माइट बी कि मेरा एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो मैं भेज देता हूँ एक्नॉलेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं, भेज दिया। तो फिर वो 2 भेज देगा, सेकंड फ्रेम भेज देगा, ठीक है। तो ये बात हुई स्टॉप एंड वेट ARQ की। और इसमें अगर आप देखें तो यार 2 से ज्यादा फ्रेम नंबरों की जरूरत नहीं, बिकॉज पहला फ्रेम रिसीव हुआ, देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेकंड फ्रेम। सेकंड फ्रेम जब रिसीव हुआ, वी कैन से कि नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 1। नाउ थोड़ा इस समस्या से रिलेट करें तो जैसे 1 मैंने भेजा, रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट, इट सेंड्स 1 अगेन बट वाज एक्सपेक्टिंग 2, इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट एनीवे, देन इट गेट्स सेकंड फ्रेम, नाउ इट्स एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 1। सपोज इसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस होता है तो एनीवे अगर मेरे पास दोबारा से फ्रेम नंबर 2 आता है तो मैं इस केस में भी एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दूंगा, जो सो यू नो कि भाई मिल गया, फ्रेम नंबर 2 है मेरे, ठीक है। तो अपना केवल 2 नंबर्स 1 या 2, या तो कह सकते हैं 0 या 1 फ्रेम नंबर चाहिए मुझे स्टॉप एंड वेट ARQ में। तो ये हो गया अपना स्टॉप एंड वेट। यहाँ पे गो हैक एन लिखा है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी गो बैक एन, ठीक है। तो अपना गो बैक एन ARQ और सिलेक्टिव रिपीट थोड़ा सिमिलर होते हैं, बताता हूँ क्या होता है। तो यहाँ लोगों ने सोचा कि यार ये एक फ्रेम करने से अच्छा मैं एक बार में 16 फ्रेम भेजूंगा, सब मिल जाए तो मेरे को बताना, फिर मैं अगले 16 भेज। प्रैक्टिकली चलता नहीं है, प्रैक्टिकली चलता है स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 16 फ्रेम है भेजने को, तो मैं उसे 0 से लेके 15 तक नंबर कर दूंगा। अभी क्या होगा कि मैं यहाँ से भेजना शुरू करूंगा, रिसीवर यहाँ से एक्नॉलेज करना शुरू करेगा। तो जैसे ही रिसीवर ये एक्नॉलेज करेगा, मैं यहाँ पे एक और फ्रेम भेज दूंगा, इसको मैं 0 बोल देता हूँ। 0 एक्नॉलेज हो गया तो मैं 0 भेज दूंगा। फिर अभी जैसे ही 1 एक्नॉलेज होगा, मैं 1 भी भेज दूंगा, अनटिल एंड अनलेस मैं 16 फ्रेम्स भेज चुका हूँ, मेरे पास 16 का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तब मैं रुकूंगा जाके। दैट इज गो बैक एन। अभी लेट अस अज्यूम कि अपना विंडो 5 पे था, 5 से लेके यहाँ 15, फिर 0 1 2 3 4 ऐसे अटका हुआ है। अभी क्या हुआ, इसका मान लो टाइमर एक्सपायर हो गया, इस वाले 5 का टाइमर एक्सपायर हो गया। भाई इसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया, टाइमर भी एक्सपायर हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा कि यहां से लेके यहां तक के सारे फ्रेम्स पे
पीछे जाऊं कि भाई चलो फिर से 5 से शुरू करते हैं, फिर 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, इस चीज को बोलते हैं गो बैक एन। तो रिसीवर हमेशा एक्नॉलेजमेंट 1 का ही भेजता है। सेंडर चाहे जितनी बड़ी विंडो रख ले की मर्जी, आइडियली 2 की पावर में होती है, 2 की पावर m में होती है, तो इसी पे बन जाते हैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े, और कुछ नहीं, बहुत लॉजिकल, मतलब समझ लो दिमाग यूज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। फिर अपना ये सिलेक्टिव रिपीट ARQ आता है। इसमें क्या होता है कि 2 की पावर m मान लो विंडो का साइज है, जैसे कि अगर लेट्स से 16 फ्रेम है तो m की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई ऑब्वियसली। तो अभी क्या होगा, इसको 2 की पावर m-1 के 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, यानी 8 और 8। तो पहले मैं 8 फ्रेम भेजूंगा, जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट में नहीं आएगा मैं नवा फ्रेम नहीं भेजूंगा। इसमें एक चीज और होती है, कॉन्सेप्ट और होता है, इसको पिगी बैकिंग बोलते हैं। हो सकता है क्लास में कानों में पढ़ा हो ये शब्द सोते सोते। तो होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ये अपना और ऊपर ये डिस्कस किया था ना, ये हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, एक तरफ से अपना फ्रेम जाता है, दूसरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है। तो एक्चुअल जो अभी आजकल रियल वर्ल्ड में हमारे पास एसिमेट्रिक लाइंस हैं, जैसे कि अपना ADSL और ड्यूप्लेक्स भी लाइंस होती है, तो उसमें दोनों तरफ डेटा फ्लो करता है। तो अभी जैसे मान लो कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, उसमें मैं अगर अपने माउस का इनपुट दे रहा हूँ तो वो डेटा जा भी रहा है और कुछ डेटा आ भी रहा है। तो अभी अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तो सर्वर जो है ये अपना डेटा भेजते भेजते ही एक्नॉलेजमेंट थोड़ा ना भेजने लग जाएगा। और सोचे से कितने मेरे साथ मान लो 10 लोग और खेल रहे हैं, बैटल रॉयल में तो 100 लोग एक साथ खेलते हैं एक सर्वर पे। तो ऐसे सर्वर ऐसे एक्नॉलेजमेंट भेजने लग गया तो हो गया काम। तो क्या करते हैं कि एक टर्म होती है पिगी बैकिंग, अभी मैंने यहाँ पे लिखा, उसमें क्या करते हैं डेटा फ्रेम जो होता है उसी के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट्स भी भेज देते हैं कि भाई ये देखो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, और ये तुम्हारा डेटा फ्रेम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ऐसे। तो ये इस चीज को पिगी बैकिंग बोलते हैं। एक ही अपना फ्रेम के अंदर एक्नॉलेजमेंट भी डाल के भेज देते हैं। दैट्स पिगी बैकिंग। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत खराश हो रही है यार मेरे गले में। अभी ये बैकग्राउंड लगा लिया था क्या मैंने नेटवर्किंग पढ़ाते पढ़ाते, भाई ये वाला सही रहता है ना, बढ़िया एकदम। हाँ तो भाई ठीक। फिर अपना 1-2 चीज़ और बची हैं, ये अपना डेटा लिंक कंट्रोल में को कल खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलो, तब तक के लिए अपना स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अपना बाय बाय।